Good morning, myself Maya Bhardwaj. Uh, Today I am going to take class of digestion and absorption. As you all know that food is the one of the basic requirement of all living organism. फूड जो होता है एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. आप सबको पता है कि मेजर कंपोनेंट जो होता है फूड का वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू. ये सब इसके जनरल इंट्रोडक्शंस हैं. ठीक है, तो कि जैसे कि आपका फूड जो होता है ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. इसके मेजर कंपोनेंट्स हो गए आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स. ये मेजर कंपोनेंट होते हैं और माइनर रोल जो करते हैं वो आपका विटामिन्स होता है, ऑर्गेनिक मिनरल्स होता है. ऑर्गेनिक मिनरल्स वगैरह जो होता है ये आपका ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए ज़रूरी होता है. ठीक है. द वाटर वी टेक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो हेल्प इन डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी. हम जो पानी पीते हैं वो भी क्या करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में मदद करता है और प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी. डिहाइड्रेशन मतलब समझते ही हो गया आप, डिहाइड्रेशन से बचाता है. ठीक है. फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. जो भी हम जो भी खाते हैं वो क्या होता है, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम नहीं लेते हैं. वो क्या होता है, वो पूरी तरीके से क्या होता है, टूट जाता है. उसके बाद वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जाता है. जब हम फूड को सेलो करते हैं तो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जाता है. वो क्या होता है, अब उसका अच्छे से डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जाके वो एब्जॉर्ब होता है. ठीक है. दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो भी हम फूड ले रहे हैं वो सबसे पहले हम उसको च्यू करते हैं तो वो ब्रोकन डाउन होता है. उसके बाद वो सिंपल सब्सटेंस में होने के बाद वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है. और इसी प्रोसेस को जो कि हमने क्या किया, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हमने क्या किया यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया. इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. ठीक है. इस कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड. यहाँ पे है डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड की वजह से होता है. तो यहाँ पे हम मैकेनिकल, यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं आपके मैकेनिकल और बायोकेमिकल, ये इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हम मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड, दो मेथड यूज़ कर रहे हैं. तो मैकेनिकल मतलब हो गया आपका कोई भी चीज़ जैसे कि पीसने का काम कर रही है. जैसे अब आप आटा, जैसे मशीन, आटा पीसने वाली जो मशीन होती है उसमें वो क्या करती है, आटे को, गेहूं को छोटे छोटे पार्टिकल्स में पूरा एकदम वो क्या करती है, तोड़ देती है. सेम यही प्रोसेस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हो रहा है. तो उसी को हम मैकेनिकल कहेंगे. मतलब वो जो एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपल फॉर्म में टूट जा रहा है उसी को हम मैकेनिकल कह रहे हैं. बायोकेमिकल मेथड का मतलब यहाँ पे बायोकेमिकल मतलब कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पूरी तरीके से जो इंजाइम और जूस की मदद से हम क्या कर रहे हैं, फूड को तोड़ रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल मेथड. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड. जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारा बना होता है एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स का. ठीक है. तो पहले हम आते हैं एलिमेंट्री कैनाल पे. द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एन इंटीरियर ओपनिंग माउथ. जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा. ठीक है. वो आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से होता है, और ख़त्म कहाँ पे होता है, पूरा आपका जाके एनस पे ख़त्म होता है. ठीक है. द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद द एंटीरियर ओपनिंग. जो एंटीरियर ओपनिंग होती है उसकी उसमें माउथ होती है एंड इज़ ओपन आउट पोस्टरली थ्रू द एनस. मतलब हम कह सकते हैं एंटीरियर ओपनिंग क्या होती है, माउथ होती है. पोस्टीरियर ओपनिंग क्या होती है, एनस होती है. माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी. माउथ क्या होता है, बकल कैविटी और ओरल कैविटी में. माउथ में क्या है, माउथ के बाद आपका आता है बकल कैविटी, ओरल कैविटी जिसको हम कहते हैं. ओरल कैविटी में क्या होता है, इसी कैविटी में आपका टेथ और मस्कुलर टंग
जो फ्रीली मूवेबल टंग होता है, जो कि मस्कुलर इन ओरिजिन होता है, वो आपका पाया जाता है और नंबर ऑफ टीथ्स पाए जाते हैं। ठीक है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जो हमारा टूथ होता है वो सॉकेट, एक सॉकेट में एम्बेडेड होता है, सॉकेट में फिट रहता है। ठीक है। तो इसी ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, इसी को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, थैकोडोंट। मीन्स जो हमारा टूथ है वो क्या होता है, सॉकेट में जाके एम्बेडेड है, फिट है, उसमें अटैच है, सॉकेट में अटैच है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इस तरह के अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, थैकोडोन। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। जितने भी मैक्सिमम मैमल्स होते हैं, मतलब मेजॉरिटी मैमल्स होते हैं, उसमें 2 तरह के टीथ पाए जाते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, उनके लाइफ टाइम में। एक होता है आपका सेट ऑफ टेम्प्रोरी टीथ, दूसरा होता है सेट ऑफ परमानेंट टीथ। जो सेट टेम्प्रोरी टीथ होता है उसको हम डिसिडस टीथ भी कहते हैं, और जो डिसिडस टीथ होता है मीन्स टेम्प्रोरी टीथ होता है, उसको वो रिप्लेस हो जाता है किससे, बाद में जाके वो परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ से वो आपका रिप्लेस हो जाता है। इस टाइप को के डेंटिशन को हम डिफायोडोंट कहते हैं। यहाँ पे डाई फायोडोंट, मतलब डाई मतलब 2, क्योंकि 2 फॉर्म, पूरे मैमल्स में 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं दांत, मतलब 2 टाइप की डेंटिशंस हो रहे हैं, एक पहले तो टेम्प्रोरी मिल्क वाली हो रही है, दूसरी परमानेंट मिल्क वाली हो रही है। इसलिए इस टाइप के डेंटिशन को हम क्या कहते हैं, डिफायोडोंट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है एडल्ट। तो एक एडल्ट पर्सन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। जो परमानेंट टीथ पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, 32, विच आर 4 डिफरेंट फॉर्म, 4 डिफरेंट टाइप, 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने भी 32 दांत होते हैं वो सब एक ही जैसे होते हैं, उसका भी अपना अपना फॉर्म होता है। तो क्योंकि वो 4 तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं, मीन्स अलग अलग, तो यहाँ पे हेट्रो मीन्स यहाँ पे डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट से रिलेटेड होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है। तो 4 तरह के फॉर्म, 4 तरह के टाइप के पाए जाते हैं, इसीलिए हम उसको हेट्रोडोंट कहते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहला आता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है। ये 4 तरह का हो गया। आपका पहला हो गया इंसीजर, फिर कैनाइन हो गया, फिर प्रीमोलर हो गया एंड देन मोलर हो गया। फिर अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है। आपके मतलब कौन कौन से 4 डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जा रहे हैं, तो उसके फॉर्म क्या होते हैं। तो एक पहला हो गया इंसीजर, दूसरा हो गया कैनाइन, तीसरा हो गया प्रीमोलर, देन हो गया मोलर। उसके बाद एक हमारा डेंटल फार्मूला भी होता है। तो वो डेंटल फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, 2 1 2 3। मीन्स जो इंसीजर होता है वो अपर जॉ में, अपर जॉ जो दांत होता है वो अपर जॉ लोअर जॉ दोनों में पाया जाएगा। अपर जॉ में कितने पाए जा रहे हैं, ये हमने एक ही साइड का काउंट, ऐसे देखा जाए तो वो अपर जॉ में टोटल इंसीजर 4 होते हैं, बट हमने क्या किया है, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करके हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो इंसीजर कितना हो जाएगा, 2, मीन्स 2 पेयर है, और कैनाइन जो है वो 1 है, फिर प्रीमोलर है 2 एंड मोलर है 3। तो डेंटल फॉर्मूला जो हो गया अपर जॉ लोअर जॉ दोनों के लिए 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो इंसीजर जो होता है अपर जॉ में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रहेगा, मीन्स इंसीजर, टोटल इंसीजर 4 रहेंगे, कैनाइन टोटल 2 रहेंगे, अपर जॉ की बात हम कर रहे हैं। प्री मोलर टोटल आपके 4 रहेंगे, मोलर टोटल 6 रहेंगे। ठीक है। इस तरीके से आपका डेंटल फॉर्मूला होता है। द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल, जो सबसे हार्डेस्ट सरफेस होता है हमारे टीथ में, उसको हम इनेमल कहते हैं। हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड, जो कि फूड के मेस्टिकेशन में मदद करता है। टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर। टंग क्या होता है, वो एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि अटैच होता है फ्लोर से, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय अ फ्रेनुलम। फ्रेनुलम से क्या होता है, जो टंग होता है ऐसे तो वो फ्रीली होता है, लेकिन वो फ्रेनुलम पार्ट से जाके क्या होता है, अटैच होता है। अपर सर्फेस ऑफ टंग है स्मॉल प्रोडक्शन कॉल्ड पेपिलेई, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड। जो हमारा टंग का अपर सरफेस होता है उसी में पेपिलेई प्रेजेंट होता है, जो कि टेस्ट बर्ड जिसमें पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड में आपका हो जाएगा स्वीट, बैटर, सॉर, सॉल्टी, ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है।
तो पेपिलेई में ही क्या होगा, आपका टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होगा। फिर नेक्स्ट है ओरल कैविटी लीड्स टू शॉर्ट फेरिंग्स। जो ओरल कैविटी होता है वो जाके फेरिंग्स में खुलता है, विच सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओरल कैविटी जाके कहाँ खुल रहा है, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स क्या है, एक तरीके का कॉमन पैसेज है। किसके लिए कॉमन पैसेज है, फूड के लिए और एयर के लिए। फूड के लिए और एयर के लिए क्या है, कॉमन पैसेज का काम कौन करता है, फेरिंग्स। द ईसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। जो ईसोफेगस, जैसे कि ईसोफेगस क्या है, वो फूड के लिए पैसेज होता है, और ट्रैकिया क्या है, वो एयर के लिए पैसेज होता है। तो ईसोफेगस एंड ट्रैकिया ये दोनों जाके खुलते कहाँ हैं, फेरिंग्स। और जो कॉमन पैसेज होता है एयर के लिए वो आपका होता है फेरिंग्स। और पर्टिकुलर एयर के लिए जो पैसेज होता है वो ट्रैकिया होता है। पर्टिकुलर फूड के लिए जो पैसेज होता है वो आपका ईसोफेगस होता है, ठीक है। फिर कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। जो एक एपिग्लॉटिस नाम का ऑर्गन है वो क्या करता है, एपिग्लॉटिस पार्ट क्या करता है, वो फूड को ग्लॉटिस में आने से प्रिवेंट करता है। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग, जब ग्लॉटिस में आने से क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है जब हम खाना निगलते हैं उस टाइम। Esophagus is a thin, long tube which extend posteriorly passing through the neck, thorax, diaphragm, leads to J-shaped bag जिसको हम स्टमक कहेंगे। तो ईसोफेगस जाके कहाँ खुल रहा है, अब ये ईसोफेगस सीधे खुलता है आपका स्टमक में, ठीक है। जे शेप लाइक एक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। फिर मस्कुलर स्फिंक्टर गैसो ईसोफेजियल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। तो एक मस्कुलर स्फिंक्टर पाया जाता है जो कि जिसको हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, जो रेगुलेट करता है। अब ईसोफेगस जो है वो ओपन कहाँ हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, तो उसी को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं। स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। और स्टमक किस साइड में होता है, तो आपको ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टमक राइट साइड में होता है कि लेफ्ट साइड में होता है। तो जो स्टमक होता है वो मेनली अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है। हैज़ 4 मेजर पार्ट, और इसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपका कार्डियक पोर्शन होता है, विच इनटू विच ईसोफेगस ओपन्स। कार्डियक पोर्शन में क्या होता है, ईसोफेगस, मैंने अभी बताया कि ईसोफेगस आपका कहाँ खुल रहा है, स्टमक में खुल रहा है। तो स्टमक के क्योंकि 4 पार्ट्स होते हैं, तो स्टमक के भी किस पार्ट में जाके ईसोफेगस खुलेगा, तो स्टमक के कार्डियक पोर्शन में जाके आपका ईसोफेगस ओपन होता है। ईसोफेगस की ओपनिंग जो होती है कार्डियक पोर्शन में ही आती है। दूसरा होता है फंडिक रीजन। तीसरा होता है बॉडी मेन सेंट्रल रीजन होता है। लास्ट वन इज पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट पार्ट पाइलोरिक है। पाइलोरिक कहाँ खुलता है, जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाइलोरिक खुल रहा है। ईसोफेगस कहाँ खुल रहा है, कार्डियक पोर्शन। ये जो कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक, ये सब किसके पार्ट्स हैं, ये सब कुछ आपका पार्ट है स्टमक का, ठीक है। ऐसे तो हम कह सकते हैं ईसोफेगस खुल रहा है स्टमक में, बट अगर एग्जामिनर ने आपसे ये क्वेश्चन कर दिया कि ईसोफेगस स्टमक के किस पार्ट में ओपन हो रहा है, तब आप बताओगे कार्डियक। उसके बाद फिर जो पाइलोरिक पोर्शन है, मतलब स्टमक का जो लास्ट पार्ट है, वो कहाँ खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है आके, विच ओपन्स इनटू अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विजिबल इनटू 3 रीजन। आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या होता है कि ये 3 रीजन में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है सी शेप ड्यूडेनम, जो सबसे पहला ड्यूडेनम होगा, फिर जेजुनम होगा, फिर इलियम होगा। इसमें से ड्यूडेनम जो होता है वो सी शेप का होता है। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि लास्टली स्टमक का शेप क्या होता है, स्टमक जे शेप होता है, जो कि लोकेटेड होता है लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में। स्टमक जो होता है लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है, और उसका शेप क्या होता है, जे शेप होता है। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, जो कि ड्यूडेनम होता है, जिसका शेप क्या होता है, सी शेप होता है, ठीक है। फिर है आपका लॉन्ग क्वाइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम। फिर लॉन्ग क्वाइल्ड पोर्शन होता है मिडल पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको हम जेजुनम कहते हैं। एंड लास्ट वन इज, जो कि सबसे ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड रहता है, मतलब कि क्वाइल्ड मतलब आपका मुड़ा हुआ। जैसे कि जेजुनम और इलियम दोनों ही मुड़े हुए होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू जेजुनम इलियम ज़्यादा आपका हाईली क्वाइल्ड होता है।
ठीक है। हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है आपका इलियम। फिर है द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो ओपनिंग होता है इस आपका स्टमक का लास्ट पार्ट पाइलोरिक जाके खुलता है आपका सी शेप ड्यूडेनम में। वहाँ उस उन वहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब पाइलोरिक स्फिंक्टर किस किस के बीच में आ रहा है, तो ये आपका लास्ट पार्ट ऑफ पाइलोरिक और ड्यूडेनम के बीच में आ रहा है। और यहाँ पे था गैस्ट्रो इसोफीजियल स्फिंक्टर किसके बीच आ रहा है, तो ये आपका इसोफेगस और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक जो कि कार्डियक पार्ट है उसके बीच में आ रहा है। स्फिंक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इलियम ओपन्स इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या है इलियम, अब लास्ट पार्ट हमारा क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम है। इलियम कहाँ ओपन हो रहा है, तो वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है। और लार्ज इंटेस्टाइन में आपको पता है ये भी 3 रीजन में डिवाइड होता है, सिकम, कोलोन, रेक्टम। सिकम, कोलोन, रेक्टम 3 पार्ट में डिवाइड होता है ये भी। और इट कंसिस्ट ऑफ सिकम, कोलोन, रेक्टम। सिकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिकम कैसा होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सिकम कैसा सैक है, तो स्मॉल ब्लाइंड सैक है जिसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना होस्ट बनाए रहते हैं। देन ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये आएगा व्हाट आर द वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, तो उसमें से एक आपका है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल मतलब हम यहाँ कह सकते हैं यूजलेस, जिसका कोई बहुत रोल नहीं होता है। एक तरह से अगर इस पार्ट को हम निकाल दें तो अगर जैसे आपने सुना होगा अपेंडिसाइटिस, तो अपेंडिसाइटिस एक अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन होती है, बीमारी इन्फ्लेमेशन अपेंडिक्स में हो जा रहा है, तो अगर हम अपेंडिक्स को निकाल भी दे रहे हैं तो भी बहुत हमारा कोई हार्म नहीं हो जाएगा, तो उसी को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। अराइजेस फ्रॉम द सिकम, द सिकम ओपन्स इनटू अ कोलॉन, देन सिकम के बाद कोलॉन, सिकम ओपन होता है कोलॉन में। कोलॉन इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। कोलॉन भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड सिग्मोइड कोलॉन, ठीक है। फिर डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू अ रेक्टम। अब डिसेंडिंग पार्ट कहाँ ओपन हो रहा है, रेक्टम में हो रहा है, विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस, ठीक है। अब डिसेंडिंग पार्ट ओपन हो रहा है रेक्टम में, रेक्टम फिर हो रहा है ओपन एनस में, ठीक है। देन हमारा ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आपके एनसीईआरटीज़ में जितने भी डायग्राम्स हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से, जब भी आप पूरे एनसीईआरटी रीड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, डायग्राम को आपको कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि डायग्राम से आपको एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स, अगर पूरा कभी कभी क्या होता है आपका पेपर डायग्राम बेसिस पे ही बनता है, तो उस बेसिस पे आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स तो आप स्कोर कर सकते हो अगर आपने सारे डायग्राम्स, वो भी स्ट्रेट मार्क्स, मीन्स उसमें आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम आपने अच्छे से याद किया हुआ है, आपने कई बार उसको सीन किया हुआ है, तो आपको वो मेमोरी में आ जाएगा। तो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको डायग्राम को अभी कभी नहीं छोड़ना है। ये डायग्राम है आपका अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन अ जॉ ऑन वन साइड एंड द सॉकेट ऑन अदर साइड, ठीक है। एक साइड आपका ये टिथ है, जॉ में टिथ फिटेड है, ये जो पिंक पिंक दिख रहा है ये आपका सॉकेट है, और इसी में क्या होता है, ये आपका टिथ जो होता है टूथ फिट होता है, अटैच होता है, ठीक है। तो यही आपका 4 टाइप का टिथ दिखाया है जो कि हेटेरोडोंट होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये इसी चीज़ का डायग्राम है। फिर है हमारा, अब हम बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट उसका माउथ होता है, पोस्टीरियर पार्ट उसका एनस होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो लेयर होता है, मतलब उसमें बहुत सारे कुछ लेयर्स भी पाए जाते हैं। ये ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, इतना आपको पता चल गया, इसमें लेयर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो लेयर्स कुछ इस तरीके से होते हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। जो आउटर लेयर होता है वो आपका होता है सिरोसा, जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो आपका होता है म्यूकोसा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपका, ये लेयर्स भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं एनाटॉमिकल रीजन ऑफ ह्यूमन स्टमक, ये जे से एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि आपका स्टमक का है। इसमें आपका इसमें आपका दिखाया है फंडस, कार्डिएक, बॉडी, पाइलोरिक एंड सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम, ये आपका स्टमक का पार्ट है, ठीक है।
कभी कभी क्या होता है, ये आपके 4-5 लेबलिंग किए हुए हैं, तो इसमें से एक लेबलिंग वो मतलब कि हाइड कर देगा। जैसे मान लो यहाँ पे कार्डियक की जगह फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया और उसने आपसे पूछा इस जगह कौन सा स्टमक का कौन सा पार्ट पाया जाएगा, तब आपको बताना होगा। कभी कभी ऐसे ही मतलब सब पूरे बस एक ये डायग्राम दे देगा आपका, और लेबलिंग कुछ नहीं करेगा और ब्लैंक्स दे देगा, तो उसमें आपको फिर ये डायग्राम अगर आपको याद है तो आप अच्छे से पकड़ सकते हो। फिर आपका ये है वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स होते हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये मेनली बना होता है मीजोथेलियम का, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू का। मस्कुलरिस जो होता है वो स्मूथ मसल्स का बना होता है, और मस्कुलरिस लेयर में जो होता है वो उसके भी इनर आउटर दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो इनर लेयर मस्कुलरिस की हम बात कर रहे हैं, मस्कुलरिस में ही जो इनर लेयर होता है वो सर्कुलर होता है, आउटर जो होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है। फिर ऑब्लिक मसल्स लेयर में भी प्रेजेंट इन सम रीजन। द सबम्यूकोसा लेयर इज फॉर्म्ड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू इन कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड वेसल्स। ये सब कुछ आपका इस तरीके से लेयर्स हैं। फिर द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग ऑफ ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। सबसे जो इनर मोस्ट होता है वो आपका म्यूकोसा होता है। ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है, जैसे सबसे आउटर मोस्ट सिरोसा हो गया, देन मस्कुलरिस हो गया, देन सब म्यूकोसा हो गया, देन म्यूकोसा हो गया। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग काल विलाई। ये जो लेयर्स होते हैं ये स्मॉल फोल्डिंग लाइक फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बनाते हैं, जिसको हम विलाई कहते हैं, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस। विलाई क्या होते हैं? एक तरह के प्रोजेक्शंस ही होते हैं, ठीक है। विलाई एक तरह के आपके प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। एंड सॉरी, विलाई में और भी स्मॉल प्रोजेक्शन जो पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? माइक्रो विलाई कहते हैं। गिविंग ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। दिस मॉडिफिकेशन, और ये विलाई मेनली करते क्या है? तो ये मेनली सरफेस एरिया क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। सरफेस से ये विलाई का काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका रोल क्या होता है। तो मेनली ये किस लिए होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आप क्या करते हो? डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है मेनली वो आपका ये स्टमक तक ही होता है, स्टमक तक होता है। उसके बाद जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने के बाद वो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है उसका। तो ये विलाई जो होता है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। विलाई आर सप्लाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से ये सप्लाइड होता है। और इसमें एक लार्ज लिम्ब वेसल्स होते हैं जिसको हम लैक्टियल्स कहते हैं, ठीक है। लार्ज लिम्स वेसल्स पाया जाता है जिसको हम लैक्टियल्स कहते हैं। फिर म्यूकोसल एपिथेलियम है गॉबलेट सेल। म्यूकोसल एपिथेलियम जो होता है उसमें गॉबलेट सेल पाया जाएगा विथ सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। म्यूकोसल एपिथेलियम जो होगा उसमें गॉबलेट सेल पाया जाएगा विथ सिक्रेट म्यूकस, जो कि सिक्रेट करेगा म्यूकस, जो हेल्प करेगा लुब्रिकेशन में। आपको पता है बिना लुब्रिकेशन के हम जो च्यू करते हैं, खाने को चबाते हैं और उसका जो डाइजेशन होता है बिना लुब्रिकेशन के नहीं हो सकता है। तो जो सेल्स होते हैं, जो इंजाइम्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं। म्यूकस क्या है? एक ऑयली, हम कह सकते हैं एक ऑयली सब्सटेंस है जो कि क्या कर रहा है? उस पर्टिकुलर जगह को चिपचिपा बना रहा है। चिपचिपा बनने की वजह से ही हम क्या कर रहे हैं? डाइजेशन प्रोसेस हमारा आगे बढ़ रहा है, डाइजेशन हम मेनली कर पा रहे हैं। अब माउथ में किसी का आपका ड्राई माउथ, कभी ड्राई माउथ की अगर शिकायत होती है, आपको बहुत सूखा फील होता है माउथ में, तो आप जब च्यू करोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ दिक्कत करेगी आपको। तो इसीलिए क्या होता है कि सलाइवा का ये बहुत रोल होता है यहाँ पे। च्यूइंग ऑफ फूड में सलाइवा का बहुत रोल होता है, और ये म्यूकस भी क्या कर रहा है? लुब्रिकेशन में मदद कर रहा है। फिर म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन। ऑल द 4 लेयर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फिर ये 4 लेयर्स आपके एलिमेंट्री कैनाल के मेनली थे। नेक्स्ट हमारा आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड सेलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मेनली आपका सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियास आता है। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स। सलाइवा जो होता है वो 3 पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स से बनता है, वो आपका प्रोड्यूस होता है। वो आपका पहला है पैरोटिड, दूसरा है आपका
पहला पैरोटिड है, दूसरा आपका सब मैक्सिलरी है, सब मैंडिबुलर जिसको कहेंगे, और लास्ट वन इज सबलिंगुअल। सबलिंगुअल बिलो द टंग होगा, ठीक है, और सब मैंडिबुलर आपका लोअर जॉ में होगा, और पैरोटिड आपका चिक में होगा, ठीक है। दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सिक्रीट सेलिवरी जूस इनटू द बकल कैविटी, और ये सेलिवरी जूस सिक्रीट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा लीवर के बारे में है, ठीक है। तो विच इज़ द लार्जेस्ट, क्वेश्चन ये बनता है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो वो लीवर है, और इसका वेट क्या है, तो 1.2 to 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन में 1.2 to 1.5 kg होता है। इट इज़ सेचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये आपका सेचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो द डायफ्राम। ये आपका राइट साइड में होता है लीवर, और ये एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम है। इसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं। द हिपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, और हिपेटिक लोब्यूल्स जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर होता है, कंटेनिंग हिपेटिक सेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। ईच लोब्यूल्स इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू सीथ कॉल्ड ग्लाइसॉन कैप्सूल। ग्लिजॉन कैप्सूल, जो भी लोब्यूल्स होता है वो थिन कनेक्टिव टिश्यू सीथ से कवर होता है, उसको हम ग्लिसॉन कैप्सूल कहते हैं। द बाइल सिक्रेटेड बाय हिपेटिक सेल पासेस थ्रू हिपेटिक डक्ट, जो बाइल सिक्रीट होता है हिपेटिक सेल से वो पासेस होता है हिपेटिक डक्ट से, एंड स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन थीन मस्कुलर सैक। जो बाइल का सिक्रेशन होता है, बाइल सिक्रीट हो रहा है आपका हिपेटिक सेल से, लेकिन ये जो स्टोर होता है वो मेनली कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर कैसा है, थीन मस्कुलर सैक है, ठीक है। गॉल ब्लैडर में क्या हो रहा है, बाइल जाके स्टोर होता है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट अलॉन्ग विथ हिपेटिक डक्ट, मतलब गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रहा है उसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, और हिपेटिक डक्ट जो लीवर से निकल रहा है, सिस्टिक डक्ट और हिपेटिक डक्ट, ठीक है। सिस्टिक डक्ट आपका कहाँ से आ रहा है, गॉल ब्लैडर से। हिपेटिक डक्ट आपका कहाँ से, हिपेटिक इज रिलेटेड टू लीवर, इससे आप याद कर सकते हो। हिपेटिक डक्ट कहाँ से आ रहा है, लीवर से। ये दोनों मिलके हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। द बाइल डक्ट एंड पैनक्रेटिक डक्ट टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम एज अ कॉमन हिपेटो। अब बाइल डक्ट जो हुआ, कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट, ये ओपन होता है टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम में जाके ओपन हो रहा है एज अ कॉमन हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट विच इज़ गार्डेड बाई स्फिंक्टर। वहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहेंगे। ये याद रखना कि जितने भी आपके डक्ट्स, स्फिंक्टर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा डक्ट किस पार्ट से अराइज हो रहा है, कौन सा स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट है, ये सब कुछ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको रटा होना चाहिए। देन हम पेनक्रियाज की बात करते हैं। तो पेनक्रियाज इज़ अ कंपाउंड ऑर्गन। ये पेनक्रियाज जो होता है कंपाउंड ऑर्गन, मीन्स ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों एक तरह से है। मीन्स ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। एलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप ड्यूडेनम, ठीक है। द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रेट अल्कलाइन पेनक्रेटिक जूस। जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है इसका, आप अगर इंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने पढ़ा होगा या इन फ्यूचर पढ़ोगे तो उससे आपको समझ में आएगा एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है मेनली इंजाइम्स, अल्कलाइन पेनक्रेटिक जूस कंटेनिंग, जिसमें क्या होता है, इंजाइम्स होते हैं। और इंडोक्राइन पोर्शन क्या होता है, सिक्रीट करता है हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन। इंसुलिन शुगर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हार्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ग्लूकागोन। तो इंडोक्राइन पोर्शन मीन्स एक्सोक्राइन पोर्शन मेनली क्या सिक्रीट कर रहा है, इंजाइम। इंडोक्राइन पोर्शन मेनली क्या सिक्रेट कर रहा है, हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है। फिर ये हमारा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट। ये गट का मीन्स गट यहाँ एलिमेंट्री कैनाल ही है, तो ये आपका इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसमें जो सबसे आउटर लेयर होता है, ये आपका, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आउटर लेयर आपका सिरोसा होता है, देन उसके सेकेंड लेयर आपका मस्कुलरिस होता है। मैंने अभी प्रीवियसली बताया था, मस्कुलरिस में दो टाइप के लेयर्स होते हैं। एक इनर होगा जो सर्कुलर होगा, आउटर होगा लॉन्गिट्यूडनल होगा, देन सब म्यूकोसा होगा, फिर लास्ट वन इज इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा होगा, एंड जो बीच का होलो स्पेस, ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है होलो स्पेस होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमन कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, गट का।
देन ये देखो ये डक्ट, कौन से डक्ट कहाँ से अराइज हो रहे हैं। जैसे ये ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर से ये जो डक्ट निकला है, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, वो आपका सिस्टिक डक्ट है। फिर ये यहाँ इस साइड जस्ट उसके राइट साइड में देखो तो यहाँ पे डक्ट फ्रॉम लीवर है, जो कि हिपेटिक डक्ट होगा। हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिल के आपका कॉमन बाइल डक्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रेटिक डक्ट मिल के क्या बना रहे हैं, हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट बन रहा है। तो इस तरीके से ये आपके सारे डक्ट्स और ये आपके मेनली सारे डक्ट्स हैं, ठीक है। डक्ट का डायग्राम है, ये भी डायग्राम आपका इम्पोर्टेंट है। फिर हम आते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में। डाइजेशन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लाइज बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो मेनली मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। द बकल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन। जो बकल कैविटी होता है हमारा, वो दो तरह का मेजर फंक्शन करता है। ये दोनों मेजर फंक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। पहला है मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड दूसरा है फैसिलिटेशन ऑफ सेलिंग। मेस्टिकेशन ऑफ फूड का मतलब होता है फूड को अच्छी तरीके से च्यू करना। फूड को जो हम चबाते हैं उसको हम कहते हैं मेस्टिकेशन ऑफ फूड। फैसिलिटेशन ऑफ सेलोइंग का मतलब जो हम चबाने के बाद जो फूड को हम सेलो कर लेते हैं, निगलते हैं, उसको हम कहते हैं फैसिलिटेशन ऑफ सेलोइंग। द टिथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। जो टिथ और टंग होता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मेस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरोली। तो बकल कैविटी का दो काम है, एक तो पहले फूड को चबाना, दूसरा फूड को निगलना। तो इसमें मदद कौन करता है, तो बकल कैविटी में जो आपका प्रेजेंट होता है टिथ और टंग, वो क्या करता है, सलाइवा की मदद से क्या करता है, फूड को चबाने में और मिक्स करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग। जो सलाइवा में म्यूकस, सलाइवा से जो म्यूकस मतलब जो म्यूकस है, सलाइवा जो है वो क्या कर रहा है, लुब्रिकेशन में मदद कर रहा है। एडरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू द बोलस। और मेस्टिकेटेड फूड चबाए हुए पार्टिकल को बोलस तक ले जाने में मदद कर रहा है। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स, ठीक है। बोलस जो हो रहा है वो आपका कन्वेड हो रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं वो आपका ओपन हो रहा है फेरिंग्स में, देन इनटू द ईसोफेगस बाय सैलोइंग। और इसी सैलोइंग प्रोसेस को हम डिग्लूटिशन भी कहते हैं, मतलब ये निगलना, सैलोइंग मतलब निगलना होता है, तो उसको अदर नेम से हम कह सकते हैं डिग्लूटिशन। द बोलस फर्दर पासेस थ्रू इस बोलस आपका क्या है कि ये जो हमने फूड पार्टिकल्स को चबाया और वो एक लिक्विड टाइप का थोड़ा बन जाएगा, उसी को हमने यहाँ बोलस कहा है, ठीक है। देन बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। देन बोलस क्या हो रहा है, ईसोफेगस के थ्रू पास होता है स्टमक में। कैसे, यहाँ पे एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मस्कुलर का कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होता है, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट होता है, देन बोलस हमारा ट्रांसफर होता है ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आएगा। द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। द सलाइवा secreted into the oral cavity contain sodium, potassium chloride and hydrogen bicarbonate and enzyme salivary amylase and lysozyme, ठीक है। देन ये जो बोलस होगा वो क्या होगा आपका, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ रहा है। स्टमक में आने के बाद क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम, सेलेब्री एमाइलेज, लाइसोजाइम, ये सब कुछ क्या कर रहा है, पैसेज ऑफ फूड के साथ स्टमक में आ रहा है, ठीक है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी, ठीक है। देन अब हमारा क्या हो रहा है, फूड पार्टिकल्स जो होगा स्टमक में आ चुका। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम सेलिवरी एमाइलेज से आपका 30% ऑफ स्टार्च क्या होगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, टूट जाएगा। और इसके लिए ऑप्टिमम पीएच आपको 6.8 चाहिएगा। किस में टूट जाएगा, इनटू डाइसेक्राइड्स, माल्टोल्स में। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। लाइसोजाइम क्या करेगा, एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करेगा, जो कि क्या करेगा, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में मदद करेगा, ठीक है।
देन है द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो स्टमक का म्यूकोसा होगा उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन से 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं वो आपके हैं म्यूकस नेक्स सेल विच सिक्रीट म्यूकस। सबसे पहला होगा म्यूकस नेक्स सेल, म्यूकस नेक्स सेल होगा। दूसरा होगा पेप्टिक और चीप सेल। तीसरा होगा पेराइटल और ऑक्जिनटिक सेल। तो म्यूकस और नेक्स सेल, म्यूकस नेक्स सेल क्या करेगा, वो म्यूकस सिक्रीट करेगा। देन है पेप्टिक एंड चीप सेल। पेप्टिक चीप सेल क्या करेगा, वो सिक्रीट करेगा प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन। एंड पेराइटल एंड ऑक्जिनटिक सेल क्या करेगा, वो सिक्रीट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा विच फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, तो आपको बताना है इंट्रिंसिक फैक्टर। और इसमें से ये भी पूछ सकता है, अब जैसे आपका प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के किस सेल से सिक्रीट हो रहा है, तब आपको बताना है पेप्टिक और चिप सेल से। तो ये आपको याद होना चाहिए कि म्यूकस नेक्स सेल है, उससे क्या सिक्रीट हो रहा है, तो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है। पेप्टिक और चिप सेल है, उससे क्या सिक्रीट हो रहा है, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन सिक्रीट हो रहा है। पैराइटल और ऑक्जिनटिक सेल है, उससे क्या सिक्रीट हो रहा है, तो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के 3 टाइप के सेल्स थे, उससे क्या सिक्रीट हो रहा है, कौन कौन से 3 सेल्स थे वो आपको पता होना चाहिए। देन हमारा है स्टमक में क्या होता है, फूड जो होता है स्टोर होता है 4 से 5 घंटे के लिए। ठीक है, द फूड मिक्स थोरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद फूड क्या होता है 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि हमारे स्टमक में जब फूड जाता है तो क्या वो तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाता है या वो स्टोर होता है, और अगर स्टोर होता है तो कितने घंटे कितने आवर्स के लिए होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 4 से 5 घंटे के लिए। द फूड मिक्सेस थोरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। अब फूड क्या होगा, मिक्स होगा एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट का मतलब होता है जैसे कि कह सकते हैं हम एक मिक्सर का एग्जांपल ले सकते हैं। मिक्सर में क्या होता है, उसमें कुछ आप देखोगे लोहे का ऐसा मतलब उसमें कुछ ऐसा मिक्सर में बनाया होता है, जब भी आप कुछ उसमें डालोगे मसाला डालोगे या कोई भी चीज़ डालोगे, फिर आप उसको बटन ऑन करोगे स्टार्ट कर दोगे, तो क्या होगा, पूरी तरीके से वो क्या होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो एक तरह से हम उसी को कह सकते हैं चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल। इसी चर्निंग मूवमेंट को हम काइम कहते हैं। ठीक है, द प्रो इंजाइम पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड। जब प्रो इंजाइम पेप्सिनोजेन एक्सपोज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव इंजाइम पेप्सिन में, द प्रोटियोलाइटिक इंजाइम ऑफ स्टमक। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू, पेप्सिन जो होता है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन into proteose and peptones. The mucus and bicarbonate present in the gastric juice play an important role in lubrication and protection of mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid. HCl provide the acidic pH. HCl provide करता है acidic pH 1.8 optimal for pepsins. Renin is a proteolytic enzyme found in gastric juice of infants which help in digestion of मिल्क प्रोटीन एंड स्मॉल। तो ये आपका इसी तरीके से स्टमक में फूड जाता है और वहाँ पे HCl और बहुत सारे इंजाइम्स इस तरीके से मिलके क्या करते हैं, खाने को तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, फिर वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जब खाना अच्छी तरीके से जब फूड पार्टिकल्स टूट जाते हैं तो वो स्टमक से कहाँ चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड। अब वहाँ पे भी बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। दिस मूवमेंट हेल्प इन थोरो मिक्सिंग ऑफ फूड। अब क्या करते हैं कि ये और भी फूड पार्टिकल को और भी हम कह सकते हैं कि और भी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। एंड वेरियस सिक्रेशन इन द इंटेस्टाइन देयर बाई फैसिलिटेट डाइजेशन। The bile, pancreatic juice and intestinal juice are secreted released into the small। जो बाइल का सिक्रीशन होता है, पेनक्रेटिक जूस का, इंटेस्टाइनल जूस का, ये सब सिक्रीट होता है। ये सब सिक्रीशंस जो होते हैं ये रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रेटिक जूस एंड बाइल्स आर रिलीज थ्रू हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट। पेनक्रेटिक जूस और बाइल जूस होता है वो किसके थ्रू रिलीज होता है, हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट। पेनक्रेटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम। पेनक्रेटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन और कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड्स, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस होते हैं। ये सारे एंजाइम्स के नाम आपको याद होने चाहिए।
एंड ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम इंटरोकाइनेज। जो इसमें ट्रिप्सिनोजेन होता है वो एक्टिवेटेड होता है एंजाइम्स, किस एंजाइम से, इंटरोकाइनेज से, सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट हो जाता है एंजाइम इंटरोकाइनेज से, सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो कि इंटरोकाइनेज इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रेट हो जाता है। वो ट्रिप्सिनोजेन एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, इंटरोकाइनेज के। द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट। जो बाइल रिलीज होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम किसका पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। ड्यूडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम्स। ठीक है। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल जो होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में मदद करता है। ठीक है। तो ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स में और छोटे छोटे पार्टिकल्स में जूस और एंजाइम्स की मदद से टूटने के बाद अब पार्टिकल्स क्या होंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप क्लियर कर लेना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।